हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक लेसन के साथ। और इकोनॉमी में फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि 2023 की है। तो इसके तहत हम लोग ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स, जो कि यहाँ पे 2023 का है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, उसे हम लोग समझेंगे। और कुछ और भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, तो उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। देखिए, ये आर्टिकल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही डबल ट्रिपल स्टार मार्क लगा के आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इससे इसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है यहाँ पे इस साल की 2023 की जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसी को यहाँ पे नोटिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इट मीन्स कि अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे व्यापार करते हैं तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ लाए गए हैं, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रिंसिपल समझे तो बेसिकली ये आप देखो, टाइम टेस्टेड स्कीम्स की जो कॉन्टीन्यूटी है उसी के ऊपर ये बेस्ड है। कुछ और भी हम लोग कुछ ट्रेड के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप समझो कि अगर हम लोग किसी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें हम लोग का क्या होता है, एक तो उस कंट्रीज़ के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है, तभी हम जो है उस कंट्रीज़ के साथ मिलके जो है ट्रेड कर पा रहे हैं। सेकंड होता है कि ट्रस्ट। अगर हम लोग को इस पे ट्रस्ट है कि हाँ, हमारा जो भी सामान यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो दूसरे कंट्री उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हमारे यहाँ जो है, हम अगर इन कंट्रीज़ के साथ, अगर चाइना है, यूएसए है, इन सब कंट्रीज़ को अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक तो हमारी इनके साथ पार्टनरशिप है कि हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर सके। और दूसरा है कि ट्रस्ट है। ट्रस्ट होने से यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो भी यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो श्योरिटी है कि वहाँ पे इंपोर्ट होगा ही, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर हमारी जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ पे हमारा बेस्ट है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का अगर देखें तो देखिए, इसी को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि 2020 में आपको पता है कोविड आ गया है, और कोविड के कारण यहाँ पे 2022 तक यानी कि 2 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था। और हमारे द्वारा आप देखो कि हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में हम लोग जो है यहाँ पे रिकॉर्ड बनाए हैं। वैसे हमारा सपना भी है, एक पहली बात ये कि हमें जो है एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट हब कंट्रीज़ है। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग सारे कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कुछ भी हमें चाहिए तो हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं। तो इसलिए बेसिकली हमें ये ज़रूरत है कि हम लोग एक्सपोर्ट कराएं। और इंडिया की जो मर्केंटाइज और सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे $760 बिलियन तक इसको ये क्रॉस हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। नीड फॉर द पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें कि हमें इस न्यू पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक चीज़ है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो अब 2023, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे न्यू शिफ्ट देख रहे हैं आफ्टर पैंडमिक कोविड-19, सो दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे कुछ न्यू चेंजेस लानी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोग देखो कि यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मेजोरिटी सबसे ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा प्राइस में। हर चीज़ की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, चाहे आप कुछ भी लो, सस्ती चीज़ें लो या महंगी चीज़ें लो, हर चीज़ में आपको दाम बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये एक बात हुई। सेकंड है कि हम लोग यहाँ पे आज के डेट में लोगों का जो नेचर है, पहले जो तरीका था लोगों का सेल परचेज़ करने का, दैट वाज डिफरेंट। अब आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा डिफरेंट है। पहले लोग जो है बिफोर पैंडमिक आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे नहीं शिफ्ट हुए थे, काफ़ी चीज़ें ऑफलाइन ही होती थी। बट आफ्टर कोविड आप देखो 90% चीज़ें शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन। हम लोग को कुछ भी परचेज़ करना होता है तो हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑनलाइन में। इवन हम लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो चुका है, हमारा नेचर चेंज हो चुका है। नेचर इन द सेंस कि हम लोग जिस तरीके से जो भी मटेरियल हमारे मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है, और जो भी मटेरियल का प्राइस जो चेंज हो चुका है, उसकी वजह से हमारी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो भी चेंज हो चुकी है। सो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी है, तो उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए ये न्यू पॉलिसी की हमें ज़रूरत है।
अब यहाँ पे समझते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी के बारे में। प्रोफाइल देख लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $435 बिलियन तक का था, लेकिन 2022 में आप देखो, क्योंकि हम लोग समझ गए थे कोविड-19 जब आया था तो उस समय लॉकडाउन हो गए सारे, आप देखो कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो डिसरप्ट हो गया। काफ़ी चीज़ें हम लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में डिपेंडेंट थे तो हम लोग उसको इंपोर्ट नहीं करा पा रहे थे। तो उस समय हमें समझ में आया कि हम लोग कितने ज़्यादा मजबूर कंट्री है, क्योंकि हम लोग को दूसरे कंट्रीज़ में डिपेंडेंट होने की आदत हो गई थी। हर चीज़ें हमें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल था। मीन्स एक कहते हैं ना कि बना बनाया सामान हमें ईज़िली अवेलेबल था, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे। बट नाउ डेज़ आप देखो कि कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो चुकी थी और हमें अपनी सच्चाई पता चला कि जब इस तरीके का लॉकडाउन हो गया और पूरी कंट्री से जब कट ऑफ हो गए, तब हम लोग को समझ में आया कि हमारी ही मैन पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन था हमारा, बेसिकली आप इकॉनमी की 3 सेक्टर देखते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो हम लोग ऐसे भी कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ खेती आप देखते हो बहुत ही बड़े पैमाने पे होती है। सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जिसमें आप देखो इंडस्ट्री वगैरह, तो हम लोग तो ऐसे भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में काउंट ही नहीं होते। हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो है बट बहुत ही बेसिक है। आप फॉर एग्जांपल एक कोल का ही एग्जांपल ले लो कि हमारे यहाँ कोल का प्रोडक्शन अगर 50% होता है तो नेक्स्ट 50% जो है, रेस्ट ऑफ द 50% हम लोग इंपोर्ट कराते हैं दूसरे कंट्रीज से। वेस्ट एशिया कंट्रीज़ हो गए, और भी कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, इनसे हम लोग कोल वगैरह खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कोल का प्रोडक्शंस होता है उनकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है जो हमें ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ें आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ चीज़ें तो है अवेलेबल, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और थर्ड है टर्शरी सेक्टर, इट मीन्स कि सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर्स में हम लोग सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं। ओके, तो इसलिए हमें अपनी सच्चाई पता चला और फिर ये पता चला कि हम लोग को एक्सपोर्ट हम लोग तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट्स हो। मान लो कि अगर ये मोबाइल फ़ोन ही है, 21 से सैमसंग गैलेक्सी का ही है, तो इसको हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को तभी दे पाएंगे या फिर आप अपने दोस्तों में तभी बांट पाओगे जब वो फ़ोन आपके पास है। अगर आपके पास एक फ़ोन है, 2 फ़ोन है, तो आपको तीसरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपके पास अगर तीसरा फ़ोन आ जाता है तो आप सोचोगे कि चलो इसको दे देते हैं। तो सेम थिंग हैपन विद आवर कंट्री कि हमारे पास सफिशिएंट प्रोडक्ट होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हम लोग, तो हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी जनता है, हम लोग उनको अगर फीड कर पा रहे हैं, उनकी अगर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तभी तो हम लोग जो बच रहा है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यही इसी को देखते हुए हम लोग 2022 में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है और 2023 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि $760 बिलियन तक हो जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इसके बाद इंडिया का ट्रेड बैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 191 था, वहीं अगर अभी हम लोग देखें तो 262 है, 266 है। सर्विस ट्रेड में आप देखो तो ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ओवरऑल ट्रेड में भी आप देखो तो नेक्स्ट अगर हम लोग इंडिया की ट्रेड एक्सपोर्ट टारगेट देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट हमारा 2030 तक $2 ट्रिलियन तक का है। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग $2 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का हम लोग टारगेट रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और 2050 तक हमारा 5 ट्रिलियन है, 5T है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकें। इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ ऐसे क्या क्या सामान है हमारे यहाँ, क्या क्या स्पेशलाइज चीज़ें हमारे पास जिसको कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, थर्ड वन इज़ राइस, फोर्थ वन यहाँ पे केमिकल्स एंड फिफ्थ वन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये ऐसे 5 कमोडिटीज़ है जिसको कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि हम लोग का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनको हम लोग सबसे ज़्यादा अपना सामान बेचते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर USA है, सेकेंड में आप देखो UAE है, थर्ड में नीदरलैंड है एंड फोर्थ वन में चाइना है। और ऐसी टॉप इम्पोर्ट सोर्सेज यानी कि टॉप ऐसी 4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ जिसने कि हम लोग सामान मंगवाते हैं, तो फर्स्ट में आपको चाइना देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो है चीप एंड बेस्ट चाइना देखने को मिलेगा जिससे कि हम लोग बहुत ह्यूज नंबर पे सामान वगैरह मंगवाते हैं। UAE है जिससे कि तेल वगैरह ये सब हमारा जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होता है। थर्ड है USA जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डिफेंस हो गया या फिर और भी सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है, तो वो भी हम लोग एक्सपोर्ट कराते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट कराते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे है रशिया। तो ये 4 ऐसी कंट्रीज़ है जो कि जिस पे कि हम लोग डिपेंडेंट है कि अगर ये सारे कंट्रीज़ हमें सामान नहीं भेजेंगे, हमें नहीं इनका प्रोडक्ट मिलेगा, तो मे बी हम लोग सर्वाइव ना कर सके।
तो ये एक कंडीशन है। साथ ही 4 पिलर्स आप देखोगे कि जो न्यू यहाँ पे हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया है, इसमें 4 पिलर है। सबसे पहले इंसेंटिव्स देना है टैक्स रिमिशन का। टैक्स जो भी लगता है, जैसे आप देखते हो कि जब भी कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ टैक्स लगते हैं, तो वो टैक्स छूट देने के लिए यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशंस यहाँ पे बात की गई है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके, साथ ही कंटिन्यूस प्रोसेस और री इंजीनियरिंग का, तो ये सब हम लोग यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोशन करें, एक्सपोर्टर्स हो, स्टेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, तो इन सब में हम लोग को यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। साथ ही इमर्जिंग एरियाज़ में हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हो गए, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को ऐसा हम लोग रखेंगे कि वो एक्सपोर्ट हब बनाया जाए कि वहाँ से सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। स्ट्रीम लाइनिंग है यहाँ पे, एक स्कॉमेट पॉलिसी है जिसको कि हम लोग स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं। इसको भी आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके की पॉलिसी है और ये कैसे वर्क करता है। फाइन। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड फैसिलिटेशंस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ट्रेड फैसिलिटेशंस और इसके बारे में देखेंगे तो ट्रेड फैसिलिटेशन कहने का क्या मतलब है। देखिए, इसका सिंपल मतलब है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेस, इट मीन्स कि अगर हम लोग अपनी ही देश का अगर एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग कोई सामान को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। फैसिलिटेशन कहने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देखो कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट एवरीथिंग है, तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ही इसको ऐसा करना है जिससे कि हम लोग इसको मॉडर्नाइज भी कर सकें। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप देखते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से मुझे लगता है कि लगातार यूपीएससी ने कंटिन्यूस 2 ईयर्स इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, एक बार मेंस में भी पूछा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इट मीन्स कि इसमें हमारा जो रैंकिंग है वो हर साल आप देखो कि इम्प्रूव हो रहा था, और हमारे मोदी जी का भी सपना था कि 50 अंडर 50 हमारा जो है रैंकिंग आ जाए, बट लास्ट जो है 63 में ही अटक गया था। फिर अभी जो है आप देखो कि कोविड-19 के बाद इसको ब्रेक कर दिया गया है, उसके बाद से यहाँ पे रैंकिंग नहीं निकल रही है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इट मीन्स कि किस कंट्री में बिज़नेस करना कितना आसान है, उस बेसिस पे इसमें सारे कंट्रीज़ की रैंक निकलती है। अब इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, सबसे पहले नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे फैसिलिटेट करना है WTOs की जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, उसमें आप देखो कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट वगैरह भी करना है। साथ ही WTO का जो TFA है, इट मीन्स कि ट्रेड जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, वो 2017 में ही आया था, और जो रेड टेप चल रही थी, इट मीन्स कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा करप्शंस वगैरह चल रहा था क्रॉस बॉर्डर्स, तो उसके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट लाया गया था। अब अगर हम लोग देखें तो इनिशिएटिव्स यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा भी लाया गया। जो फैसिलिटेटर्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले, उनके तरफ से आप देखो कि यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल जो फॉरेन ट्रेड के हैं उनके तरफ से ये इनिशिएटिव लाया गया। साथ ही साथ निर्यात बंधु, इसे मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्यात बंधु यानी कि आप देखो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर मेंटरिंग जो न्यू और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स है। इट मीन्स कि हम लोग जैसे हमारा देश महान और हम लोग यहाँ पे न्यू एक्सपोर्टर्स निकल कर आ रहे हैं, तो बेसिकली हमारे लिए ही है यहाँ पे निर्यात बंधु लाया गया है कि हम लोग जैसे अभी एक्सपोर्ट करना अपना प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है निर्यात कर सके, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे लाया गया कि एक अच्छा खासा मेंटरिंग हो और हमारा कितना पोटेंशियल है वो हमें समझ में आ सके। साथ ही इशुएंस करना है EIEC, इलेक्ट्रॉनिक जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, तो उसको भी इशू करना है। बेसिकली जो ये आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है ना, ये 10 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है जो कि एंटिटी को अलॉट किया गया है, और बेसिकली ये मैंडेटरी है, किसी भी आप देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी में इसको मैंडेटरी रखा गया है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, इट मीन्स कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो प्रोडक्ट जो है निकल कर आया है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के साथ जहाँ से वो प्रोडक्ट बन कर आया है, और फिर आप देखो कि एक देश में वो जाता है, फिर वहाँ से आप दूसरे देश में भेजते हो, तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे भी आपको यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलते हैं, एक यूनिक नंबर होता है और QR कोड होता है इसके वैलिडेशंस के लिए। साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटी भी यहाँ पे लाया गया है, जिससे कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको फाइल कर सके और ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसको हम लोग फाइल कर सके। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए लाया गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि ट्रेड फैसिलिटेशंस में इट मीन्स कि कस्टम लेवल पे ट्रेड को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लाया गया है। सबसे पहले आप देखो कि 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस है, इट मीन्स कि जो 20
सी पोर्ट है और 17 एयरपोर्ट्स है। इसमें आपका 24/7 इट मीन्स कि सुबह शाम दिन रात जब भी आप देखो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए रखा गया है। सिंगल विंडो है कस्टम के लिए कि हर जगह आप देखो पहले 4 जगह जाकर जो है क्लियरेंस लेना पड़ता था, बट नाउ अब उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। एक सिंगल विंडो है जहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ई संचित है यानी कि अनेबलिंग जो पेपरलेस क्लियरेंस इन्वायरमेंट है, तो ये भी आप देखो ई संचित यहाँ पे है। फेसलेस ई असेसमेंट है, इट मीन्स कि पहले क्या था कि यहाँ पे असेसमेंट जो किया जाता था वो फेस टू फेस असेसमेंट था, बट नाउ अब यहाँ पे न्यू हो गया है फेसलेस ई असेसमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, वो जो प्रोडक्ट है बस उस प्रोडक्ट को एक्सेस किया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, और उस हिसाब से जो है वो उसको इम्पोर्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे तुरंत कस्टम्स है, तुरंत यहाँ पे सुविधा केंद्र है फॉर कॉन्टैक्टलेस जो कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस है उसके लिए। ओके, साथ ही आप देखो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस है। अगर हम लोग देखें जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है, यानी कि कुछ टाउन्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जिसमें कि गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, और वो भी आप देखो 750 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, जिसको अगर 750 करोड़ से ज़्यादा या फिर इतना भी अगर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम लोग टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के कैटेगरी में रखेंगे कि वो ऐसा टाउन है जिसमें कि एक्सपोर्ट बहुत ही बेटर हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझो कि कंपटीशन बढ़ेगा, हर एक दूसरे टाउन को लगेगा कि उनके यहाँ भी बेटर इस तरीके का काम होना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उस टाउन को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड करे। इससे कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशंस ऑफ क्राइटेरिया जो कि स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशंस में दिया गया है। तो स्टेटस होल्डर जो सर्टिफिकेट है ये क्या है कि एक्सपोर्टर फर्म्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज अ बिजनेस लीडर, ओके, जो यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सील्ड करते हैं। प्रिविलेजेस क्या है? प्रिविलेजेस देखो स्टेटस होल्डर्स के लिए है कि उनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ही क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियरेंस वगैरह जो लेना होता है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे उनको छूट मिल गया, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे प्रिविलेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का, ट्रेड फैसिलिटेशंस करने का क्या है। इट मीन्स कि आप समझो कि ट्रेड को आज के डेट में सिंप्लीफाई करना, मॉडर्नाइज करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना है और मेनली फोकस करना है कि डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन किस तरीके के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट आप देखो कि अगर आप हर एक राज्य हमारे देश में देखोगे तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस होते हैं। तो उसी राज्य के अंदर अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें भी हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज़ें हमारी बहुत फेमस होती है, तो उस सारे फेमस प्रोडक्ट को उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रखा गया। साथ ही बिल्ड कैपेसिटी टू क्रिएट न्यू एक्सपोर्टर्स, और यानी कि ऐसा कैपेसिटी बिल्ड करना है जिससे कि न्यू एक्सपोर्टर्स यहाँ पे क्रिएट हो सके और न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई करें। साथ ही ग्रेटर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कमिटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग यहाँ पे अवेयर हो करे और लोगों को कमिट करें, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट है सबसे पहले हम लोग ग्राउंड लेवल पे ही फोकस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। साथ ही आइडेंटिफिकेशन करना है जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है, कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है जो कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बेटर है और उनको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होगा टाउन ऑफ एक्सीलेंस, ये जो था ना, हाँ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ओके, TEE जो स्कीम्स है इसका क्या बेनिफिट है। इट मीन्स कि यहाँ पे तो आप देखो कि सबसे पहले उस टाउन को रिकॉग्निशंस मिल जाएगा, पहचाना जाएगा। हम लोग हर अपने 28 राज्य में तो नहीं जानते हर टाउन का नाम, लेकिन आप समझो कि कोई टाउन अगर किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसको सबको ही जानेगा। साथ ही मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, हर कोई उस टाउन से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा जिससे कि वहाँ से मार्केट एक्सेस हो, वहाँ से प्रोडक्ट एक्सेस कर सके। साथ ही फिनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होंगे इसके अंदर, जिसमें कि आप देखो कि ऑथराइजेशन वगैरह भी यहाँ पे होगा। तो बेसिकली आप देखो कि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत है। साथ ही 4 पिलर है यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को मॉडर्नाइज करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। सेकंड आप देखो कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे बूस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे
तो वैसे आप समझो कि जो करप्शन है वो कम होगी, साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन होगा। जो प्रोसीजर वगैरह है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, और एक टाउन से किसी प्रोडक्ट को उठाकर अगर आप एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे हर एक स्टेप में बहुत प्रोसेस होते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करना है और कितने रिस्क अराइज हो सकते हैं उन सबको एसेस करना है, समझना है, ठीक है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन होना चाहिए। सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे देश में है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा प्रमोशन हो सके, उसमें कहीं पे भी बैरियर ना हो। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशंस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देख रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पे लिया गया है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि कंपनी में हो, इंडस्ट्री में हो, स्टेट में हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, उनको इन्हेंस करना है। इसमें आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की जा रही है। तो स्टेट में देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो, तो बेसिकली वहाँ पे एक्सपोर्ट को स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशंस आउटरीच प्रोग्राम की बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बेसिकली जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना है। फिर EPCG स्कीम है, ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल गुड्स समझते हैं कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट या एसेसरीज़ जो भी किसी चीज़ को बनाने के लिए या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, चाहे कोई भी सामान हो या चाहे कोई भी सर्विसेज हो, उसके लिए अगर हम लोग कोई भी कैपिटल को लगा रहे हैं, किसी भी तरीके का पूंजी लगा रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। इसका कहने का मतलब है कि ऑब्लिगेशंस जो कि किसी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे लगता है, तो इसको यहाँ पे ऑथराइजेशन के तहत कवर्ड किया जाएगा, परमिशन वगैरह दिया जाएगा। परमिशन कैसा कि हाँ, क्वांटिटी कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इन सब चीज़ों को देखकर। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है और वो उनके द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सपोज दैट कि मैं सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन ही खुद ही मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और इसको मैं खुद ही एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं कहलाऊँगी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है या फिर उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, ठीक है, तो उसको हम लोग मर्चेंट कहते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर। फाइन, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वगैरह को यहाँ पे इन्हेंस करना है, ठीक है। डिम्ड एक्सपोर्ट भी है। डिम्ड एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें कि जो सामान है वो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, बट वो हमारे देश को छोड़ के नहीं जा रहा है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं जा रहे हैं, हमारे ही देश में वो सप्लाई हो रहे हैं। और पेमेंट वगैरह जो इन सारे सप्लाई का है वो या तो इंडियन रुपी में कर रहे हैं या तो यहाँ पे आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो इसको डिम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी कि मान लो कि केरल से कोई मैन्युफैक्चरर है, वो सामान वगैरह दे रहा है और वो महाराष्ट्र में पहुँचा दिया, तो यानी कि हमारे ही देश का बना हुआ जो मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान हमारे ही देश में कहीं ना कहीं किसी कोने में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिम्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड निकल कर आएगा, यानी कि हमारे ही देश में आप समझो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कंपटीशन होगा। दूसरा है कि हमारा एक बहुत बड़ा स्कीम है मेक इन इंडिया, तो उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कि मेक इन इंडिया के तहत हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो वो चीज़ें हमारी जो है, जो सपना है वो सच होते हुए यहाँ पर नज़र आएगा। ओके, सो गाइस दिस टॉपिक इज़ इट्सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि मैं आपको यहाँ पे सारे एंगल्स को समझा पाई होंगी, और जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, क्योंकि इकॉनमी में देखिए बेसिकली जो टर्म्स होते हैं उनकी आप लेमैन लैंग्वेज में उनकी मीनिंग समझने का कोशिश करो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और जिस तरीके से मैं एकदम से तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश करती हूँ, तो उसको आप लोग वैसे ही नोट डाउन कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट लेसन जो भी होगा उसमें मैं आप लोग की जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी एक आर्टिकल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि आपको पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए, बहुत व्यापार कर लिया आज हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो है डी-डॉलराइजेशन देखेंगे, एक अनदर इंटरेस्टिंग। देखिए, इकॉनमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको समझ के आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगा और क्वेश्चंस इससे बहुत ही ईजिली टैकल हो जाते हैं। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजिएस्ट सेक्शन मुझे लगता है पूरे जितने भी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है इकॉनमी में किसी ना किसी से ये आपका इंटरलिंक होकर जो है आप इसको समझ सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके,
सो गाइज़ आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी समय में। डेली आपको 4 बजे यहाँ पे विज़न आईएएस की मैगज़ीन देखने को मिलती है। और अगर आप लोगों को विज़न आईएएस की करंट जो आपकी मंथली मैगज़ीन है उसको अगर आप लोगों को कवर करना है विद टाइम, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे एक लेसन ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, सो मिलती हूँ कल मैं इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।